मेरी कविता एक साक्षात्कार के आज के इस एपिसोड में, आज की श्रृंखला में हम रूबरू हैं छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय स्तर के सशक्त नाटककार, थिएटर प्रोग्रामर, अरेंजर सुभाष मिश्र जी से। यह इसके साथ साथ मैं बताते चलूं कि सुभाष मिश्र जी छत्तीसगढ़ रायपुर से प्रकाशित दैनिक आज की जनधारा के प्रधान संपादक भी हैं। इसके अलावा सुभाष मिश्र जी छत्तीसगढ़ राज्य पत्रित कर्मचारी संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और स्वयं भी राजकीय सेवाओं में जनसंपर्क के साथ कई सारी विभागों का दायित्व पूरी कर चुके हैं। आइए उनसे करते हैं कला व साहित्य जगत से को समर्पित मनीषियों से जुड़े ज्वलंत प्रश्न, जिसे आप यक्ष प्रश्न भी कह सकते हैं, और उसी विषय पर बातचीत करते हैं सुभाष मिश्र जी से। सुभाष मिश्र जी, आपका मेरी कविता एक साक्षात चैनल में बहुत बहुत स्वागत है जी। नमस्कार। और जैसा कि मैं मिश्र जी आपको बता दूं कि ये YouTube चैनल है और मैं देश, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के जितने भी चर्चित कलाकार, साहित्यकार, लेखक, उनसे मैं साक्षात्कार करता हूं और साक्षात्कार के माध्यम से मैं कई सारी प्रश्नों को जी आम लोगों तक पहुंचाता हूं जो जन सरोकारों से भी जुड़ी होती है। जी जी। और आज का प्रश्न है जी कि मिश्र जी, एक कलाकार, साहित्यकार, नाटककार या कि पत्रकार हो जो ताउम्र अपनी कला के माध्यम से साहित्य के प्रति अपनी पूरी जिंदगी को, पूरे जीवन को होम कर डालता है, इसके लिए वह स्वयं को आर्थिक रूप से भी विपन्नता की ओर चला जाता है, परिवार तो पीछे छूट ही जाते हैं। यहां तक कि बड़े बड़े नामचीन कलाकार, साहित्यकार और पत्रकार तक भी अपने उम्र के अंतिम पड़ाव तक जब पहुंचते हैं, बीमार पड़ जाते हैं या और भी कोई तरह की परेशानी में आते हैं, तो उनके लिए कोई नहीं होता है, उनका सुध लेने वाला कोई नहीं होता। यहां तक कि वह संस्था जिनके लिए उन्होंने अपनी कलाकारी पेश की, जिन संस्थाओं के माध्यम से अपने आप को प्रस्तुत किया, वो तक उनके भी लोग उन तक नहीं पहुंचते हैं। और ऐसी स्थिति में जो कि अपनी पूरी जिंदगी, अपनी पूरी जवानी, अपनी तमाम योग्यताओं को खपा चुके हैं, खोते हैं, खर्च कर चुके हैं, और जब बुढ़ापे की दहलीज पर होते हैं तो हम उन्हें भुला देते हैं। यहां तक कि हमारी सरकारें भी उसकी सुध नहीं लेती। तो ऐसी में स्थिति में क्या लग रहा है आपको कि उनके लिए उदासीनता क्यों है और क्यों होनी चाहिए? सरकार को भी क्या उनके ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए और किस तरह के ध्यान देने चाहिए? देखिए, दरअसल जो बात आप कह रहे हैं वो बड़े बड़े व्यापक परिप्रेक्ष्य में बात करने की है जी। आपने कहा कि मैं कर्मचारी नेता रहा हूं। जी। सरकार ने 2004 से पेंशन बंद कर दी। जी। पहले कर्मचारी जो सेवानिवृत्त होता था, जैसे मैं सेवानिवृत्त हुआ हूं तो मुझे पेंशन मिलती है। 2004 के बाद पेंशन बंद कर दी। जी। आज एक कर्मचारी जो सरकार की सेवा में है, जी। उसको पेंशन के लाले पड़ रहे हैं। जी। उसको आप जमा पूंजी दे देते जी। हैं और कहते हैं कि वो कुछ काम करे। जी। वो क्या काम करेगा? उसने तो जीवन भर नौकरी की, उसको व्यवसाय का कोई अनुभव नहीं है। सेम बात जो हमारे कलाकार हैं, कलाकार जो हैं वो जब परफॉर्मर होते हैं तो उनकी पूछ परख होती है, उनको कुछ पैसा मिलता है, पर चूंकि कलाकारी हमारे यहाँ पूर्णकालिक व्यवसाय नहीं है, तो कलाकार कहीं किसान भी है, कहीं कुछ और काम करता है। मैं थिएटर में देखता हूँ, मेरे जितने दोस्त हैं वो कोई कहीं बैंक में नौकरी करते हैं, कहीं किसी प्रेस में करते हैं, कोई टीचर है, तो अपनी अपनी नौकरी करते हैं। कुछ लोग हैं जो ग्रामीण अंचल के, जो पूर्णकालिक रूप से, पर वो खेती और मजदूर भी हैं, वो छोटे किसान भी हैं, वो काम करते हैं। ये बात सही है कि जो कलाएं हैं वो राजाश्रय में उनको प्रश्रय मिलता है, और पूरा इतिहास ये कहता है कि राजाश्रय में कलाओं को प्रश्रय मिला और राजाओं ने या जो भी जमींदार थे उन्होंने इसको प्रमोट किया। सरकारों की जिम्मेदारी है, उसका संस्कृति विभाग है, वहां पर पेंशन का प्रावधान है, पर वो पेंशन 5,000 रुपए, अभी सुनते हैं कि 8,000 रुपए हुई है, 5,000 रुपए पेंशन मिलती है। पत्रकारों को भी पेंशन मिल रही है, पर चूंकि ये एक क्षेत्र ऐसा है
कि जहां पर इनके लिए कोई संस्था नहीं है, जैसे प्रेस है, मान लो प्रेस में जो लोग काम करते हैं, तो जो मालिक है वो अपना हाथ झटक देता है। वो सोचता है कि मेरा पत्रकार बीमार पड़ा है, भला ही उसने उस पत्रकार के जरिए पैसे कमाया हो, पर चाहता है कि सरकार इसमें पैसा दे। तो ये मुझे लगता है कि इसमें सबको सोचना पड़ेगा। और जहां तक आप कलाकार की बात करें, समाज का नजरिया क्या है? हम अपने कलाकारों को, साहित्यकारों को, जो लोग हैं उनको कितना सम्मान देते हैं। विदेशों में वो जिनके उनके घर होते हैं उसको संरक्षित किया जाता है, उनके नाम से सड़क बनाई जाती है, वो उनको नाज है अपने लोगों पर हमारे यहाँ उस तरह का नहीं है। तो हमारे यहाँ जो लोग बहुत चुटकुलेबाज हैं, दोयम दर्जे के लोग हैं, या जो मंची कवि हैं, वो लोग तो बहुत पैसा वसूल रहे हैं। अभी स्थितियां बदल गई हैं। अभी वो इतने बुक हैं कि वो विदेश में भी जा रहे हैं। अब तो सोशल मीडिया का दौर है, तो 5-5 लाख रुपए ले रहे हैं। पर जो बहुत गंभीर आदमी है, जो संकोची है, वो कहीं हाशिए पर है। और अभी जो कोरोना काल आया और जब 1 साल तक सारी कलाओं का परफॉर्मेंस बंद हो गया, तो सबसे ज्यादा संकट में हमारे लोक कलाकार आए कि उनके पास आजीविका का कोई दूसरा साधन नहीं था। तो ये संकट है। तो समाज का अपना एक नजरिया है कि वो किस तरह से चीजों को देखती है। अगर समाज अपने लोगों को जो कला, संस्कृति, साहित्य से जुड़े हैं, जो परफॉर्म कर रहे हैं, अगर उनको इज्जत देगी, तो निश्चित रूप से सरकार पर भी दबाव बनेगा और सरकार भी उनके लिए चिंतित हो। तो जैसा कि आपने बात कही है जी, तो आपको हमारे जो क्षेत्र के, हमारे प्रदेश के, राज्य के, या पूरी परिप्रेक्ष्य बात करें तो राष्ट्रीय स्तर के जो कलाकार हैं, जहां भी हैं, किसी भी प्रदेश में रहते हो, तो उनके लिए सरकार के पास किस तरह की कार्य योजनाएं होनी चाहिए कि जिससे कि वो कलाकार जब स्टेज से बाहर आता है, यानी स्टेज के दौर से निकल चुका होता है, तो उनके संरक्षण के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके आय के लिए सरकार को क्या करनी चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये कि सरकार की प्राथमिकता में क्या संस्कृति है, क्या साहित्य है? तो मुझे लगता है कि नहीं है। सरकारों की प्राथमिकता में कला, संस्कृति, साहित्य नहीं है। वो उसके लिए दोयम दर्जे की चीज है, उसकी प्रायोरिटी में ये चीज नहीं है। सरकार किस चीज को प्रमोट करती है? जो वोट बैंक है। तो बहुत सारे समाजों में जो लोग हैं, जो पावर सेंटर हैं, जो वोट बैंक है, उनको सरकार करती है। हमारा कलाकार उस तरह का वोट बैंक नहीं है, वो अलग अलग समाजों में बटा हुआ है। तो ऐसे में सरकार के लिए वो उतना उपयोगी नहीं है। हाँ, जब चुनाव होते हैं, जब मतदाता को भीड़ भाड़ इकट्ठी करनी होती है, तो कलाकार को आप सामने कर देते हो। तो मुझे लगता है कि सरकार की कोई पॉलिसी, संस्कृति, नीति होनी चाहिए कि वो अपने कलाकारों को किस तरह से संरक्षण देती है। तो ये अभी बहुत साफ नहीं है। तो सरकार में मतलब बहुत सारे कलाकार हैं, उनको चिन्हित करना चाहिए। जैसे आकाशवाणी, दूरदर्शन में आप चिन्हित करते हैं कि ए ग्रेड कलाकार है, बी ग्रेड कलाकार है। तो ऐसा कुछ सरकार के स्तर पर इस तरह का कोई पैरामीटर नहीं है। आपने बहुत अच्छी बात कही कि कलाकारों के संरक्षण के लिए सरकार की बहुत सारी योजनाएं होती हैं। सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, है ना, जिनके प्रचार प्रसार के लिए वो सेलिब्रिटीज को लाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ के जो मजे हुए कलाकार हैं, या स्टेज से कलाकार हैं, या साहित्यकार हैं, उनके अपनी सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए उनकी सेवाओं को लेना चाहिए? देखिए, जो गंभीर साहित्यकार है वो सरकार के प्रचार प्रसार में नहीं जाता जी। वो अपना कला साहित्य में अपने स्वांतः सुखाय करता है या प्रतिरोध के लिए करता है। तो हर कलाकार या साहित्यकार सरकार के प्रचार प्रसार में जाए, ये संभव ही नहीं है। उसके लिए पे करे सरकार, जैसे नहीं पे भी करेगी तो नहीं जाएगा, क्योंकि हर आदमी जो है ना उस तरह से सरकार का प्रोपेगेंडा नहीं कर सकता। पर हाँ, जो लोग करते हैं तो उनको रजिस्टर्ड करे, उनको काम दे, उनको चिन्हित करे कि भाई ये कॉपी राइटर हैं, ये गायक हैं, ये कलाकार हैं। तो अगर इस तरह से कोई हो, पर ये सब इवेंट कंपनी, आपने देखा होगा फिल्म कलाकारों को, यहाँ इवेंट के आपके क्रिकेटरों को, जो कारपोरेट जगत है, उन अपने प्रोडक्ट के विज्ञापन के लिए उनका उपयोग करता है, उनसे विज्ञापन करवाता है, उनके लिए पे करता है। तो उस सिलसिले में बात करें, कारपोरेट जगत जो है ना, जहां पूंजी, मैं अगर अपना पैसा लगाऊंगा ना तो मुझे ज्यादा रिटर्न चाहिए। तो कारपोरेट तो वहां पैसा खर्च करता है कि जिस सेलिब्रिटी को लोग देखें। जैसे मान लो क्रिकेट का मैच हो रहा है रायपुर में, तो वो सेलिब्रिटी को लोग देखने के लिए पैसा देने तैयार हैं, लोग विज्ञापन देने तैयार हैं। पर जो कलाकार उतना नामचीन नहीं है, तो उसके लिए कोई पैसा देगा नहीं। तो कारपोरेट तो पैसा वहां लगाता है कि जहां कई गुना पैसा उसको मिले। तो कारपोरेट तो व्यवसाय करने निकला है, कोई धर्मार्थ काम के लिए तो निकला नहीं है। तो वो तो वही पैसा लगाएगा जहां लोकप्रियता हो। जी, आपने बहुत अच्छी बातें कही मिश्र जी। बातों के सिलसिले जैसे कि आपसे हुई, और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि सुभाष मिश्र जी का पूरा जीवन, चाहे वो सरकारी सेवा में रहे हों या सोशल लाइफ में रहे हों, इवन आज जब वो ये आज की जनधारा के प्रधान संपादक की भूमिका में है, उसके बावजूद वो आज भी
नाटकों की दुनिया में, थिएटर की दुनिया में अपने आप को खपाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने एक ऐसा काम किया है जहां प्रदेश के नाटक कर्मी, नाट्य कलाकार, नाट्यकार अपने आप को, उनके जो कि स्टेज नहीं मिलते प्रोग्राम करने के लिए और जो हैं वो बहुत ज्यादा किराए के हैं, उन्होंने स्वयं के उद्यम से अपनी ओर से जनमंच के नाम से एक नाट्यशाला का निर्माण किया है, जहां पूरे प्रदेश के या कहीं के भी कलाकार, नाटककार आकर के अपने मंचन करते हैं और यहां पर श्रोताओं के भी बहुत ही अच्छे होते हैं। आइए मैं आपको दिखला रहा हूं सुभाष मिश्र जी के द्वारा तैयार की गई नाट्यशाला। ये आप देख रहे हैं सुभाष मिश्र जी द्वारा तैयार किया गया थिएटर जनमंच। आइए मैं फिर आपको लेके आता हूं मिश्र जी के पास, कुछ और चुनिंदा सवालों के लिए मैं उनसे रूबरू होता हूं। मिश्र जी, चर्चाएं तो बहुत अच्छी हुई और मैं एक और चीज आपसे मैं जानना चाहता हूं जी कि नाटकों और थिएटरों से फिल्मों तक का सफर कर चुके जो भी कलाकार हैं, एक्टर्स हैं, जो कि नाटकों और थिएटर की दुनिया से अपने आप को परिमार्जन करने के बाद वो फिल्मों तक पहुंचते हैं, फिल्मों में भी नाम कमाते, फिल्म में भी उनकी बहुत ही अच्छी, बहुत सारे हैं, आप उनके नाम जी जी जानते हैं, नसरुद्दीन से लेकर के और यहाँ के हमारे हबीब तनवीर जी भी रह चुके हैं। उनके अलावा बहुत सारे जितने भी नाम रिकग्नाइज चोटी कलाकार, उनकी शुरुआत थिएटरों से हुई है, तो थिएटर से फिल्म तक पहुंचते हैं। लेकिन जब उनसे बातचीत की जाती है उनकी आत्मिक संतुष्टि को लेकर के, तो उनका कहना होता है कि हमें अपने आप को, एक कलाकार को पूरी रूप से, समग्र रूप से उभारने का अगर कोई मंच है तो वो थिएटर है। वो थिएटर को ही सर्वोपरि रखते हैं फिल्मों के बनिस्बत। लेकिन इसके ठीक उलट हम जब थिएटर के प्रति आम दर्शकों की रुझान की बात जब करते हैं तो दर्शक आज थिएटरों से विमुख हो चुका है, वो मल्टीप्लेक्स में जा रहा है, सिनेमा थिएटरों में जा रहा है या फिर टीवी कार्यक्रमों में सिमट गया है। तो ऐसी स्थिति में नाटकों का भविष्य, मंचन या थिएटरों का भविष्य किस रूप में देखते हैं, और इसके लिए आप दर्शकों से, जो नाटक प्रेमी या फिल्म प्रेमी या कला प्रेमी है, उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं? देखिए, दरअसल ये कहना गलत है कि दर्शक जो है नाटक से विमुख हुआ है। मुझे लगता है कि दर्शक नाटक से जुड़ा है। ये ठीक है कि उसके पास देखने के बहुत सारे संसाधन हैं। हमारे एक समय था कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं थे, या तो सिनेमा हॉल थे या फिर हमारे सामने थिएटर में नाटक होते थे या कुछ कम थे। अभी हम जिस समय में हैं उस समय में हमारे पास बहुत सारे संसाधन हैं, हमारे पास देखने की बहुत सारी सुविधाएं हैं। फिर भी लोगों में एक रुझान है कि वो लाइव चीजें देखना चाहता है। यूरोपियन देशों में चाहे कितना ही मल्टीप्लेक्स आया हो, सिनेमा आया हो, पर वहां सोप ऑपेरा के लिए और नाटकों के लिए लंबी लंबी लाइन लगती है। हमारे यहाँ भी, जहां पर मैं देखता हूं कि बंबई, दिल्ली, सब जगह जाता हूं, तो वहां पर दर्शक आते हैं, रायपुर में भी दर्शक आते हैं। दिक्कत यह है कि देखिए 200 सिनेमा फिल्म बनती है, 200 फिल्मों में से सिर्फ 5 फिल्में हिट होती हैं, 195 कहां जाती हैं किसी को पता नहीं चलता। नाटक में ऐसा नहीं होता, नाटक में लोग देखने आते हैं क्योंकि नाटक के बहुत लगातार शो नहीं होते, तो एक नाटक के 2-3 शो हुए, फिर नाटक बंद हो जाता है, फिर दूसरे शो होते हैं, पर लगातार नाटक हो रहा है। भोपाल में इस समय करीब 75 से अधिक संस्थाएं लगातार हर हफ्ते नाटक कर रही हैं, रायपुर में भी लोग कर रहे हैं, भिलाई में कर रहे हैं। तो अगर हम नियमित नाटक करेंगे और दर्शकों को बुलाएंगे तो दर्शक आएंगे। सवाल यह होता है कि सिनेमा हॉल में तो सबको मालूम है कि मैं 12 बजे का सो जाऊंगा, 3 बजे का जाऊंगा, 6 बजे का जाऊंगा, पर यदि नाटक में पहले से कोई चीजें तय नहीं है, तो ये जो जनमंच बनाने के पीछे कल्पना थी वो यही है कि नियमित नाटक हो, दर्शकों को ये पता हो कि वीकेंड पे यहाँ थिएटर होता है और दर्शक आए। तो मुझे लगता है कि देखिए इसमें दोनों की जवाबदारी, जैसे शास्त्रीय संगीत है उसको सब लोग नहीं सुनते जी, जो अच्छे उपन्यास हैं या अच्छा साहित्य उसको सब नहीं पढ़ते, पर इसका मतलब नहीं कि उनकी वो क्लासिकल वैल्यूज नहीं है। मुझे लगता है कि नाटक का अपना एक संसार है,
और नाटक में चूंकि कोई कट नहीं होता, सिनेमा में तो बहुत कट है, आप जो भी चाहे शूट करिए, उसको जहां से काटिए, जो जोड़ दीजिए। आजकल तो इतनी तरह की मशीनें आई हैं कि आप उसके पीछे अलग अलग चीजें कर सकते हैं। एक गाना है जिसमें 4 लोग गाते हैं, अलग अलग आते हैं गाते हैं, पर नाटक में ऐसा नहीं होता। तो मंचों में ऐसी क्या खूबी है कि जो फिल्मों में जाने के बाद भी उनकी आत्मिक संतुष्टि तो मंचों पर दरअसल मिलती है? क्या कारण इसीलिए है? कि यहाँ पे आप जो कुछ करते हैं वो लाइव करते हैं, कोई कट नहीं है, आप जो कुछ हैं जैसे हैं सामने हैं, तो दर्शक आपको उसी रूप में देखता है और नाटक अपनी हर प्रस्तुति में बदलता है। तो आपने जो अभी शो किया, इसके बाद जो शो करेंगे, जरूरी नहीं कि आपका एक्शन वैसा ही हो या आपको उतना ही रिस्पांस मिले। तो नाटक अपनी हर प्रस्तुति में नया है। तो कलाकार को यहां पर देखिए, सिनेमा में आप कितने बड़े स्टार हैं, आप वहां ताली बज रही है, आप वहां उपस्थित नहीं है, पर चूंकि यहां आप सांसें देख रहे हैं कि आपकी हर डायलॉग पे, आपके हर एक्शन पे लोग रिएक्ट कर रहे हैं, तो एक एक्टर जो होता है उसको ऊर्जा मिलती है, उसको लगता है कि ये मेरे काम की सराहना है। तो मैं समझता हूं कि कोई भी एक्टर हो, दुनिया का बड़ा से बड़ा एक्टर हो, जब वो रंगमंच पे आता है तो उसको लगता है कि मुझे पब्लिक का सीधा रिस्पांस मिल रहा है। अच्छा, ये लगे सवाल मैं पूछ रहा हूँ कि जनमंच का जो कॉन्सेप्ट आपके पास आया, तो ये आपका जनमंच थिएटर है, ये आम लोगों के लिए या आम नाटककारों के लिए किस प्रकार उपलब्ध है? वो कैसे आपसे प्राप्त कर सकते हैं नाटक मंचन? देखिए, बहुत सरल है, इसमें कोई प्रक्रिया नहीं है। जनमंच के लिए कोई भी व्यक्ति जिसको यहाँ पे नाटक करना है वो संपर्क करता है, तो हम उसको निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। इतना जरूर किया है कि चूंकि हमने एसी वेसी लगा रखे हैं, तो एक बाहर सब मीटर लगा रखा है कि एक बिजली का बिल जो है वो आप जरूर दे दे, जो 200-300 रुपए आता है, आप पहले से बुक कर लें, तो हम बता देते हैं कि कौन कौन सी डेट खाली है। तो कोई भी व्यक्ति, जो रंग संस्थाएं जो कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, वो इसको बुक कर सकते हैं। इसके लिए कोई अलग से कोई और प्रक्रिया नहीं है। हमारे फोन नंबर है, लोगों को मालूम है, और लोग लगातार बुक करते हैं। इस कोरोना काल के पहले लगातार यहाँ पे बहुत सारे नाटकों का मंचन हुआ। अभी जब से कोरोना खत्म हुआ है, पिछले 1 महीने में यहाँ पे 8 नाटकों का मंचन हो चुका है। आने वाली तारीखों में अभी तक कुल कितने नाटकों का मंचन है? कौन कौन से विशेष नाटक है, या आपके भी लिखे हुए नाटक यहाँ पर खेले? देखिए, हाँ, मैं अभी 27 तारीख को विश्व रंगमंच दिवस है, जिसमें मेरा एक लिखा हुआ रंगमंच की यात्रा जो नाटक है उसका मंचन होने जा रहा है। उसके अलावा यहाँ पे योग मिश्र हैं, उनका नाटक भी है 27-28 तारीख को। उसके बाद एक डांस का प्रोग्राम है 3 और 4 अप्रैल को। तो लगातार यहाँ अभी पिछले दिनों हरिशंकर परसाई का लिखित नाटक विवेचना रंगमंडल जबलपुर ने किया, उन्होंने चेखव की कहानी की। तो अलग अलग नाटक, एक जापानी कहानी की, तो अलग अलग संस्थाएं आके अभी यहाँ पर पिछले दिनों हीरा मानिकपुरी का नाटक टैक्स फ्री हुआ। तो बहुत सारे लोग जिनको जो थिएटर कर रहे हैं, जो थिएटर कर रहे हैं, वो उनको मालूम है, और जो करना चाहते हैं। तो अभी तक यहाँ पर राजनांदगांव, जबलपुर, दिल्ली, ग्वालियर, भोपाल, ये बहुत सारी जगहों के लोगों ने आकर, धमतरी, यहाँ से रायगढ़, खैरागढ़, ये बहुत सारे लोग की टीम यहाँ आके नाटक कर चुकी है, और जिनको करना है उनके लिए खुला। आपका भी कोई ग्रुप है क्या जो? हाँ, हम लोग छत्तीसगढ़ फिल्म एंड विजुअल आर्ट सोसाइटी के बैनर से प्ले करते हैं और लगातार प्ले करते हैं। और कहाँ देश में कहाँ किया? अभी हम लोगों ने जो सबसे ज्यादा हमारा प्ले हुआ मृत्युंजय, वो हम लोगों ने इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, रायपुर, धमतरी, तो ऐसे हमने 18 प्ले उसके शो किए। और लगातार अभी हमारा अगला प्ले जो है अबीब तनवीर साहब का लिखा हुआ गांव के नाव ससुराल मोर नाव दामाद, ये नाटक अभी हम लोग जगदलपुर में करने जा रहे हैं। तो लगातार हम जो है हमारे प्ले होते हैं, हमारे साथ बहुत सारे आर्टिस्ट जुड़े हैं और बाकी संस्थाएं भी हमारे साथ काम करती हैं। आपने नाटक पर कुछ पुस्तकें भी लिखी हैं, तो कितनी पुस्तकों आपने? देखिए, मैं लगातार पिछले अपने कॉलेज के दिनों से थिएटर कर रहा हूं और थिएटर से जुड़ा हुआ हूं। तो मैंने अलग अलग तो बहुत सारे आर्टिकल लिखे, पर थिएटर को बेस करके मैंने अभी एक मेरी किताब है रंगमंच और मीडिया, एक किताब और मेरी नाटकों पे आ रही है। उसके अलावा मैंने अलग अलग जो सामाजिक विषय हैं उन पे 4-5 किताबें लिखी है। बुनियादी रूप से जब मैंने कॉलेज में लिखना पढ़ना शुरू किया था तो मैं व्यंग लिखता था, तो मेरी पहली किताब व्यंग पे आई, दूसरी किताब व्यंग पे आई। उसके बाद मैं चूंकि लगातार सामयिक मुद्दों पे लिखता हूं, तो मेरी सामयिक मुद्दों पर 3 किताबें हैं। क्योंकि मैंने ह्यूमन राइट में काम किया था, तो मानव अधिकार का मानवीय चेहरा, ये भी मेरी एक किताब है। क्या और नाम? मानव अधिकार का मानवीय चेहरा। अच्छा। तो ये भी मैंने लिखा है। नाटिका है कि उसमें वो नहीं, उसमें मानव अधिकार से जुड़े मसले, उसमें एक मेरा नाटक भी है। तो अलग अलग विषयों पे जो मुझे लगता है कि लिखा जाना चाहिए वो मैं लिखता हूं। और खास करके बहुत बार कुछ कविताएं, कुछ नाटक, कुछ सामयिक लेख, कुछ निबंध,
तो मुझे लिखने से ज्यादा पढ़ने का शौक है। तो मैं सोचता हूँ कि मैं पढ़ता ज्यादा हूँ, लिखता कम। जी 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 जी। और आपको राष्ट्रीय स्तर पर या प्रदेश स्तर पर आपकी संस्था को या स्वयं आपको कहाँ कहाँ सम्मान मिल चुका है, सम्मानित किया जा देखिए, चुका है? मैं ये सबसे बहुत दूर रहता हूँ, मुझे बहुत जगह सम्मानित किया गया, पर मेरा इसमें कोई विश्वास नहीं। मुझे लगता है कि जो कुछ पब्लिक देखती है, आपके काम को सराहती है, वही आपका सम्मान है। क्योंकि इस समय जिस तरह के पुरस्कार और सम्मान मिलते हैं, उनकी विश्वसनीयता धीरे धीरे कम हो क्या रही है। मानते हैं कि प्रायोजित होते हैं क्या? नहीं, बहुत सारे प्रायोजित भी होते हैं और कुछ नहीं भी होते हैं। कुछ लोग आपको चुनकर ढूंढ लेते हैं कि आप आइए और हम आपको पुरस्कृत करेंगे, क्योंकि आपके काम को लोग देखते हैं। तो अलग अलग तरह से लोग आपको देखते हैं। अभी मैं पिछले दिनों इंदौर एक लेक्चर देने गया था, तो मैंने उनसे पूछा कि आपने मुझे क्यों बुलाया, तो उन्होंने कहा कि साहब हम आपके आर्टिकल पढ़ते हैं, हमको लगा कि आपको बुलाना चाहिए तो बुलाया। तो ये भी एक तरीका है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि सब प्रायोजित होते हैं, पर हाँ, उन पे लगातार लोगों को संदेह होता है, क्योंकि अंधा बांटे रेवड़ी और चीन चीन अपनों को दे। तो बहुत बार लोग अपने अपने लोगों को दे देते हैं, तो इसलिए लोगों को डाउट होता है। अच्छा, मैंने देखा है, जहां तक मैं आपको जानता हूं, आपने रायपुर और छत्तीसगढ़ के अन्य प्रदेशों में नाटकों की एक श्रृंखला साल में एकाध दो करवाते हैं। वो किस बैनर के तले होता है या सरकार नहीं, कोई सरकार वरकार प्रायोजित नहीं होती। चूंकि मैं इप्टा से जुड़ा रहा हूं, तो हमने यहाँ पर 1997 से मुक्तिबोध नाट्य समारोह, राष्ट्रीय मुक्तिबोध नाट्य समारोह की शुरुआत की। उसके 20 साल तक अभी हम लोग कर चुके हैं। अभी मैंने उसमें छत्तीसगढ़ फिल्म एंड विजुअल आर्ट सोसाइटी को जोड़ा है, और लगातार हम मुक्तिबोध नाट्य समारोह करते हैं। इसके अलावा मैंने हबीब तनवीर नाट्य समारोह शुरू किया। अभी मैंने कॉलेजों और स्कूलों का कंपटीशन भी शुरू किया, और उसमें जो हमारी लोक दल हैं, लोक कलाकार हैं, उनका भी कंपटीशन शुरू किया। तो हम इस तरह से हबीब साहब के नाम से, मुक्तिबोध के नाम से, और एक स्पर्धा जो है हमने ये चालू की है। तो जब जब हमको अवसर मिलता है, और जो भी यहाँ पर कोई बड़ा नामचीन कलाकार आता है, तो या कोई लेखक आता है, तो उसको हम बुलाते हैं, उसके विचार सुनते हैं, उससे बातचीत करते हैं। अच्छा, प्रशिक्षण भी देते हैं क्या नाटकों का? हम नाटकों का लगातार वर्कशॉप लगाते हैं। पिछले साल इसी जनमंच में हमने संजय उपाध्याय, देश के बहुत बड़े रंगकर्मी हैं, उनका हमने यहाँ पे एक वर्कशॉप लगाया था और एक नाटक भी तैयार किया था। तो बीच बीच में हम नाटकों का, फिल्म एप्रिसिएशन कोर्स का प्रशिक्षण करते हैं, जिसमें हम छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के बाहर के लड़के लड़कियों को मौका देते हैं कि वो सिनेमा के बारे में, नाटकों के बारे में वो जान सकें। जी जी। अच्छा, जाते जाते अंतिम सवाल के तौर पर मैं आपसे ये चाहूंगा कि चूंकि आप स्थापित और पूरी तरह से संपन्न नाटक कलाकार है, सरकारी रहते हैं, तो आप सरकार से, हमारे जो प्रदेश के जो नाटककार हैं, जो विपन्न है या आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनके लिए सरकार से आप क्या आग्रह करते हैं? देखिए, मैं तो सरकार से संवेदनशीलता की अपेक्षा करता हूँ। जी। मुझे लगता है कि सरकार में जो लोग बैठे हैं, अगर वो कला, संस्कृति, साहित्य को समझते हैं, संवेदनशील हैं, तो बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। पर दिक्कत यह है कि हमारा जो पूरा सिस्टम है, उसमें ये संवेदनशीलता गायब है। लोग सेंसेबल लोग नहीं है। तो अगर